हेलो ट्वेंटीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया। आपने पिछला वीडियो देख लिया। पिछला वीडियो जो आपने देखा है फाइनेंशियल मार्केटिंग का, उसमें कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको पता चलेगी। अब सर कौन सा वीडियो देखे? देखो वो वाला देखा, उसके बाद ये वाला देखना जरूरी है, क्योंकि इस वाले वीडियो से ही एग्जाम में आएगा। सर पिछले से नहीं आएगा, अरे उससे भी आएगा, लेकिन इससे ज्यादा आएगा। चलो जी देखिए, एक मिनट, मेरा पेन कार्ड, बेटा मेरा पेन देना, थैंक यू। चलो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केट में हम देख रहे थे कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में कल रह गया था सेकेंडरी मार्केट। कल आई मीन प्रीवियस वीडियो में सर ये सेकेंडरी मार्केट ही है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ या जब फेस टू फेस क्लास लेता हूँ तो बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि हम उनको स्टॉक एक्सचेंज जानने को मिलेगा, इसलिए चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता है। तो आज मैं कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं कर रहा ना, आपको कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे होता है ये होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बता दूंगा। चलो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे सेल परचेज होती है, यहाँ पे सेल परचेज होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की। जैसे देखो एलआईसी ने अपना शेयर उठाया, प्राइमरी में उठाया, उसके बाद वो अलॉट हो जाएगा कुछ लोगों को। अब वो लोग अगर उसको आगे बेचना चाहेंगे तो वो होगा सेकेंडरी मार्केट। ठीक सर, इट प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। देखो इस चैप्टर के शुरू में हमने देख लिया था कि जो शेयर्स डिवेंचर होते हैं लिक्विड होते हैं। लिक्विड सर, लिक्विड का मतलब रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, लेकिन कहां बेचे? तो इस वाले मार्केट में बेचे। डन, चलो सर ये समझ में आ गया। अब इसी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन देख लो। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन देख लो बेटा, कौन कौन सा फंक्शन है? पहला प्रोवाइड लिक्विडिटी, अब ये बात आपको पता है, लिक्विडिटी है मार्केटेबिलिटी। देन दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कितने में बिकेगी नहीं बिकेगी वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस फिक्स कर देते हैं। अगला सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बेचना सेफ रहता है, यहाँ पे सेफ रहता है क्योंकि यहाँ पे ना सेबी अपनी निगाह बना के रखे हुए। सर कौन होता है सेबी? पता करेंगे सेबी कौन होता है, एग्जाम में आता है। अच्छा अगला है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो यहाँ ना कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ को इस मार्केट में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। जिस बच्चे ने नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है मैक्रो में उसको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अच्छा लास्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ठीक बात है, यहाँ स्पेकुलेशन होता है। आप और हम अगर ये स्पेकुलेट करने लगे, अगर वो साइकिल से गिर गया तो तेरे 2000, ऐसा क्राइम है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन अलाउड है। चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। तो ये वाला सेक्शन मैंने खत्म कर दिया, लेकिन अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की थ्योरी पे। ये एग्जाम में पूछते हैं और ये एग्जाम में आता भी है। ये एग्जाम में आता बेटा, इसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान से, वैसे तो आप ध्यान से देख रहे हो वीडियो को मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और अलर्ट कर लो। ये ना ईयरफोन लगा के मत देखना, ये नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि बोट के ईयरफोन, लेकिन आप ईयरफोन ना, देखो पहले की जो पढ़ाई होती थी हम लोग लाइव सुनते थे, टीचर को सुनते थे, वो दिमाग में भी जाता था कान में भी जाता, लेकिन आजकल आ गया हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, ये सब गलत है। उसका यूज से ज्यादा उसका मिसयूज होता है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को मना करता हूँ खरीदने के लिए। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि बोट के मत खरीदो, वो बोट के जो मालिक है वो हम लोग के भाई हैं, हाँ वो भी सी है हम भी सी है, तो भाई हुए, लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के समय। पढ़ाई के समय ऐसे भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, मत खरीदना। हाँ उसका खरीद लेना। लेकिन चलो ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज या स्टेप ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। डन, चलो ये कैसे होता है? सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सर ब्रोकर कौन? अरे आपको जब अपना अकाउंट खुलवाना होता था, बैंक सेलेक्ट करते हो ना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वैसे ही जब आपको अपना यहाँ पे ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग से पहले एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन आपके बिहाफ में परचेज और सेल करेगा। आई मीन वो आपका अकाउंट खोल देगा, उस अकाउंट में वो सेल परचेज करेगा। सबसे पहले आपको करना है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सर मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक नाम नहीं बता रहा, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया कि भैया मैं तेरे पास अपना अकाउंट खोलूंगा, तो वो मुझसे कुछ जरूरी चीजें मांगेगा, जैसे वो मुझसे पैन कार्ड मांगेगा, मेरा आधार कार्ड मांगेगा, मेरी क्वालिफिकेशन मांगेगा, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगेगा, क्योंकि वहां पे वो सब पंच करेगा, भाई पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे जाएंगे। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद वो ओपन कर देगा डीमैट अकाउंट, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। सर डीमैट अकाउंट क्या होता है? अरे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो बैंक में जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, वैसे ही जहाँ पे शेयर्स का लेन देन हो उसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट। सर एक बार समझा दो, आ जाओ तो फिर इधर देखो डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट स्पेलिंग याद करना, एग्जाम में लिखना होता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। सर ये क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दो अभी रिसेंटली आरबीआई ने, सॉरी सेबी ने एक लॉ पास कर दिया जहां पे आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को नहीं रख सकते, आपको शेयर ना ऑनलाइन फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट खुलवाना होता है, जहां पे आपके पास सपोज करो ना मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं, तो 500 की गड्डी नहीं है, 500 शेयर्स की गड्डी नहीं है मेरे पास, वो मेरे जैसे बैंक में दिखता है पैसा, वैसे वो मेरे डीमैट अकाउंट में दिखता है कि मेरे पास 500 रिलायंस के शेयर है। डन, ये बात आ गई। सर अगला फिर आपको क्या करना है, जब आपने सिलेक्शन ब्रोकर का सिलेक्शन कर लिया, डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर क्या प्लेस करना है? जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि जैसे अभी ना जोमेटो का शेयर 52-56 के बीच में चल रहा है, 52 रुपए 56 रुपए, तो मैंने बोला भाई साहब मुझे ना क्या नाम है जोमेटो के 1000 शेयर चाहिए 50 रुपए में, तो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप ऑर्डर कुछ भी दे सकते हो, ये जरूरी नहीं। बहुत लोग कहते हैं जितना मार्केट में चल रहा है
आप कुछ भी दो, आप अपने हिसाब से, ना लोअर सर्किट देखो ना अपर सर्किट देखो, आपको जो प्राइस अच्छा लगता है दो। भाई आपका काम है ऑर्डर देना, खरीदना उसका काम है, मिल गया तो ठीक। भाई जैसे मैं कभी मार्केट में जाता हूँ गोलगप्पे खाने, तो मैं कहता हूँ भैया 10 के 10 दे तभी खाऊंगा, तो कहता कोई बात नहीं, मैं सब आगे देख लूँ, मैं पूरा बाजार घूम के घर वापस आ जाता, कोई मिलता ही नहीं, तो मेरा काम है, मैं तो ऑर्डर दे सकता हूँ ना। तो भाई ऐसे आपको ऑर्डर देना है, ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपने ऑर्डर दे दिया। अब मैच द ऑर्डर, अब मैच का काम किसका है? ये आपका जो ब्रोकर है, आपका जो ब्रोकर है जहां पे आपने अकाउंट खुलवाया था, वो क्या करेगा, आपके क्वांटिटी जितना खरीदना है और आपकी प्राइस को लेके ऑनलाइन चला जाएगा, ऑनलाइन मार्केट में, और वो ढूंढेगा कि कोई सेलर है, आप तो परचेजर हो, कोई सेलर है जो खरीदना चाहता है, इत्तेफाक से उसको मैच कर जाता है, उसको मैच कर जाता, मिल गया, तो वो उसको ना ऑर्डर प्लेस कर देगा। भाई साहब देखो, आप इतने में बेचना चाह रहे हो, मैं इतने में खरीदना चाह रहा हूँ, आप इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहे हो, मैं इतनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये कोइंसिडेंटली मान लेते हैं मिल गया, डन। अब क्या करेगा, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देगा, भाई साहब आपने जो ऑर्डर दिया था ना, मिल गया वो बंदा, आप जो खरीदना चाहते थे वो उस चीज का सेलर हमें मिल गया है, तो उसने इशू कर दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट, डन सर, मजा आ गया सर, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया। अगला डिलीवरी ऑफ शेयर, वो आपको शेयर दे देगा और जिसको पैसे देंगे उसको पैसे दे देगा। अब ये काम कौन करेगा, हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डी, ऑर्डर सेटलमेंट कैसे होती है, ऑर्डर सेटलमेंट कैसे होती है। देखो बेटा, इसमें ना T+2 डेज लगते हैं, T+ मतलब ये सारा ट्रांजैक्शन होने में, जिस दिन आपने ऑर्डर दिया और जिस दिन मिल गया उस दिन से लेके T+2 डेज लगते हैं। T+2 डे क्या होते हैं बेटा, यही एग्जाम में पूछते हैं कि पे इन डे क्या होता है, पे आउट डे क्या होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझोगे कि ये T2 डे क्या होता है। देखो, जिस दिन ये वाला पॉइंट हो गया, मैच कर दिया ऑर्डर, उस दिन से पे इन डे का मतलब होता है, एग्जाम में आता है, याद कर लेना, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज। देखो, आपने जहां पे अकाउंट खुलवाया ना बेटा, वो ब्रोकर है या सब ब्रोकर है, वो ब्रोकर है या सब ब्रोकर है। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में वो दो है, वैसे समझो है बहुत सारे, लेकिन अभी सिर्फ दो है नेशनलाइज, एक है NSE, एक है BSE। अब इसको थोड़ा सा जानने के लिए आप इधर आ जाओ। देखो, एक होता है डिपॉजिटरी, एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपका जो ब्रोकर होगा वो होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करते हैं डिपॉजिटरी के नीचे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करते हैं डिपॉजिटरी के नीचे। डिपॉजिटरी इंडिया में दो है, NSDL और CDS। अब ये जो NSDL है ना, ये जॉइंट वेंचर है बहुत सारे बैंकों का, और उनमें से बना एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बना CDS, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अब अल्टीमेटली सेबी ने ये कहा है कि आप दोनों इंडिया के सारे लोगों का अकाउंट खोलोगे, लेकिन पॉसिबल है, आप सोचो पॉसिबल है कि इंडिया के इतने सारे लोगों का अकाउंट ये अकेले खोले? तो इसने क्या किया, देखो, पब्लिक और अपने बीच में एक आदमी और बिठा दिया जिसका नाम है DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये पब्लिक अपना अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोलते हैं और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपकी डिटेल इनको दे देता है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होंगे, ये होगा बैंक, एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, NBFC, कोई भी हो सकता है। तो आपका अकाउंट ये लोग खोलते हैं। ठीक, अब सर ये लोगों ने अकाउंट आपका खोल लिया, सर समझ में आ गया। अब उसके बाद ये आपसे पैसा लेंगे और आपसे शेयर लेंगे। भाई आप जैसा कोई पब्लिक शेयर बेच रहा होगा और आप जैसा कोई पब्लिक शेयर खरीद रहा होगा, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपसे पैसा लेते हैं, आपसे शेयर्स लेते हैं और ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं। देखो, तो ये हुआ पे इन डे। जिस दिन ये आपसे पैसा और आपसे शेयर लेके मैच कर गया ना, उस दिन लेके ये इनको देते हैं, वो कहलाता है पे इन डे, जिस दिन इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दिया। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर ऑन पे इन डे, ब्रोकर ने इनको दिया। अब लेकिन T2 डे में सेटलमेंट करना है। भाई जिससे आपने शेयर्स लिया तो उसको पैसा दोगे और जिससे पैसा लिया तो उसको शेयर्स दोगे, तो ये काम आप स्टॉक एक्सचेंज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को दे देगा कि भैया तुम आगे दे दो। देखो, पे आउट डे ऑन T2 डे द स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर शेयर एंड मेक पेमेंट टू द ब्रोकर, टू द अदर ब्रोकर इज कॉल्ड पे आउट डे। सर समझ में आ गया? पे इन डे का मतलब जब ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज लेता है शेयर और पैसे, और पे आउट डे जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को देता है शेयर और पैसे। अब सर कहोगे कि वो आपको कब देगा, वो अगले 24 घंटे में देगा, मतलब T2 डेज से भी 24 घंटे के अंदर वो आपको देगा। डन सर, ये सब समझ में आ गया, सर सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, पूरा आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम में एक चीज और जो पूछते हैं और इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ऐसा समझो दो में से एक बार आ ही जाता है। एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, एक उसके फंक्शन क्या होता है।
तो देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। कहानी शुरू हुई 1988 से, फिर पहुंची 1992 में, फिर एंड में ये कंक्लूड करते हैं। देखो जी, इट इज द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी established by Government of India on 12th April 1988। डन सर, 12th April 1988 को इनको ना सिर्फ एक एंट्री बॉडी बनाई गई, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, एक बॉडी बना दी गई कि तुम काम करोगे। इनका कोई पर्सनल मतलब अपना कोई अस्तित्व नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन फिर इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 30 जनवरी 1992 को। लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलने के बाद भी रहे तो ये गवर्नमेंट के ही, लेकिन बाद में फिर इनको एक्ट बना दिया गया 1992 के नाम से, सेबी एक्ट 1992। डन सर, इसका क्या काम है? 3 काम है। एग्जाम में पूछेंगे, तीनों लिखना होगा या फिर केस स्टडीज आएगी, आपको पहचानना होगा कौन सा काम है। इसके 3 काम है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट। नाम से ही देखो समझ में आ जाएगा, केस स्टडीज आएगी आप तुरंत पहचान लोगे। आप देखना कि सेबी कौन सा काम कर रही है, क्या इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो इसका मतलब होगा प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखो जी कैसे कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कैसे होगा, आपको फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाएगा, मतलब बंद कराएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल कराएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़ेगा या चढ़ेगा, ये बात तो तब पता चलेगी जब उसके फाइनेंशियल्स अच्छे बन रहे हैं। लेकिन बना कौन है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहा होगा। अब अगर वो नहीं करता, एक चीज याद रखना, हमें ना, हम जैसे सीए लोगों को कोई ओथ नहीं खिलाई जाती, लेकिन अपन कभी चीटिंग भी नहीं करते, कभी चीटिंग नहीं करते। तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी नहीं करता। हम लोग बड़े नोबल लोग होते हैं, बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपको भी अगर करना है तो करो, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ठीक, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करता है? डायरेक्टर को पता चल गया, किसी और एम्प्लॉय को पता चल गया, उसने ये न्यूज बाहर फैला दी, या फिर उसने उसका एडवांटेज ले लिया, शेयर्स खरीद लिए कि भाई फाइनेंशियल तो अच्छे बन गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक भी कर दिया, आप तो अच्छे होंगे, शेयर्स के पैसे बढ़ेंगे, वो जाके शेयर्स परचेज कर लेता। तो ये गलत है। तो ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगला, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी ये लोग बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं, बहुत सारे कैंपेनिंग चलाते हैं, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं कि अगर आपको ये काम करना है तो ये ऐसे होगा। डन सर, ये हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन। मजा आ गया सर। लेकिन प्रोटेक्टिव फंक्शन के बाद अगला फंक्शन है डेवलपमेंट। केस स्टडीज में इसको ऐसे पहचानोगे कि अगर सेबी कुछ ऐसा काम करे जिससे मार्केट डेवलप हो। मार्केट कैसे डेवलप होगा? अगर हम जो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनकी ट्रेनिंग कराएं, इनको नई नई चीजें बताएं, नई नई स्कीम्स बताएं, तो ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग होगी तभी डेवलपमेंट होगा। आपने ये चीज स्टाफिंग में भी देखा था, स्टाफिंग में भी आपने देखा था कि अगर ट्रेनिंग होती है तो एम्प्लॉय बढ़ते हैं। अगला, रिसर्च एंड पब्लिशिंग। ये लोग कंटिन्यू रिसर्च करता रहता है कि क्या अच्छा और हो सकता है, कितना बढ़िया कर सकते हैं। ये जैसे अभी T2 डे आया, हो सकता है कल को ये T1 डे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, और उसको फिर पब्लिश भी करती है, और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट भी करती है, नए नए मार्केट के सेगमेंट खोलती है, नए नए ऑप्शंस लेके आती है। ठीक, चलो जी, डेवलपमेंट भी हुआ। अब देखते हैं रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब चीजें स्मूथली चले, मतलब रेगुलेटरी कैसे चलेगी? सर, आप सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन करो, म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करो, उसको स्कीम्स बताओ। म्यूचुअल फंड पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड जहाँ पे एक आदमी कई सारे लोगों के पैसे लेके इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो एक आदमी अकेला नहीं, वो एक एजेंसी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है। अगला, रेगुलेशन ऑफ डीपी के लिए जैसे रजिस्टर किया था उनके लिए रेगुलेशन भी बनाओ। बिड्स, टेक ओवर बिड्स पे भी ध्यान दो कि जैसे बिडिंग पे कोई चीटिंग ना हो। जैसे आपको पता है रिसेंटली, चलो मैं नाम नहीं ले रहा, रिसेंटली में कुछ एयरपोर्ट्स बिके, वहाँ पे बिडिंग ही गलत हुई। खैर, तो बात की बात है। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। डीपी को हमने सब कुछ समझा दिया, रजिस्ट्रेशन लेके सारे काम बढ़िया करना है, लेकिन रेगुलर चेकअप भी तो जरूरी है। तो इसीलिए उसका इंस्पेक्शन करो, उनको बोलो कि आप अपनी बुक्स ऑडिट करवाओ किसी सीए से या किसी और से, लेकिन ऑडिट कराओ। और लास्ट में बेटा लिवाइंग फीस। अब सेबी को भी तो खर्चा करना है, तो कुछ कहीं जगह वो फीस भी लगा दी। चलो जी, अभी फाइनली ये हो गया खत्म। आपने देखा ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक। ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज का। चलो जी, ये वाला सीरीज खत्म हुआ, अब हम लोग अगले एग्जाम की सीरीज में मिलेंगे। चलो बेटा, इतना पेशेंस बताने के लिए थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना, ग्रुप्स में भी शेयर करना, उनका भी फायदा होना चाहिए। अगर आपको फायदा हो रहा है तभी करना, नहीं हो रहा तो बेटा बिल्कुल छोड़ देना वीडियो, लाइक भी मत करना। ठीक, चलो।